हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो आपकी सीधे 7 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% यही प्रश्न आएगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, 21 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 100% यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पर देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है ये देखिए। समाज शास्त्र के अध्ययन के प्रथम चरण में प्रमुख रूप से क्या शामिल है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा आता है, आपको भी पता होगा। देखिए क्या पूछा गया है कि समाज शास्त्र के अध्ययन के प्रथम चरण में प्रमुख रूप से शामिल क्या है। आंसर देखिए, समाज शास्त्र के अध्ययन के प्रथम चरण, यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा इसको क्या है छोटा कर लूँ। देखिए क्या है, समाज शास्त्र के अध्ययन के प्रथम चरण में मुख्य रूप से पूर्व धारणाओं को विलेपित करना ही शामिल है। समाज के बारे में पहले से प्राप्त हमारा ज्ञान सामाजिक समूहों तथा पर आधारित सामाजिक समूहों तथा पर आधारित जो किसी खास वैज्ञानिक वैचारिक प्रवृत्तियों से प्राप्त हो सकता है। हमारे विचार, हमारी सैद्धांतिक हमें प्राप्त सामाजिक वातावरण प्राप्तियाँ, सामाजिक संबंधों के बारे में सामाजिक संबंधों के बारे में हमारे अग्र सामाजीकृत होने की प्रक्रिया में हमें प्राप्त हुए सामाजिक संदर्भों से व्यक्ति आस्था तथा अपेक्षाओं को प्राप्त करना ही समाज के अध्ययन में प्रथम चरण के प्रमुख रूप शामिल है। जो कि देख सकते हैं, पहला जो प्रश्न था इसका आंसर हमने दे दिया है। इसी तरीके से इसका आंसर आपको देना है। जो पहला प्रश्न है, देखिए 3 नंबर का प्रश्न है। बाकी में जो आपका जैसे जियोग्राफी हो गया और नागरिक शास्त्र हो गया, इसमें 2-2 नंबर का होता है, लेकिन सिर्फ आपका समाज शास्त्र में जो होता है 3 नंबर का एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, तो इसमें आंसर भी आपको देना होता है। तो इतने में ही आपको लिखना है, नहीं तो आप इससे छोटा भी लिख सकते हैं। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि बोर्ड एग्जाम में जो समाज शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें। नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए। इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ। देखिए हाँ, ये कलर में दे देता हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न संख्या दूसरा कि जनसंख्या समृद्धि दर का तात्पर्य बताइए। आंसर देखिए, प्राकृतिक वृद्धि दर, देखिए समृद्धि लिखा है स्टूडेंट, ये थोड़ा कंप्यूटराइज में गड़बड़ हो गया है। तो प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर का तात्पर्य जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच अंतर, जब ये अंतर शून्य ब्रैकेट में देखिए अथवा व्यवहारिक रूप से बहुत कम नगण्य होता है, तब ये कहा जाता है कि जनसंख्या स्थिर हो गई है या प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है। तो इसी ही हम जनसंख्या समृद्धि या समृद्धि दर तात्पर्य है। इसका आंसर देख सकते हैं, इसका इसी तरीके से आंसर देना है। ये सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने बताया 21 हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को बताने वाले हैं और ये खासकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर आपके क्वेश्चन बैंक से हम ये सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, समझ में ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी में और आपके जो बोर्ड के पेपर में, खासकर सोशियोलॉजी में बहुत कम समय बचा है। तो इसीलिए मैं आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त कराने वाला हूँ। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है हमारा, वंध्यकरण का क्या अर्थ है। ये काफ़ी बार आपने देखा होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वंध्यकरण। तो इसका देखिए आंसर देखिए क्या है। वंध्यकरण का अर्थ ऐसी चिकित्सा पद्धतियों से है जिनके द्वारा गर्भाधान और शिशु जन्म को रोका जा सकता है। पुरुषों के मामले में उपयोग में लाई जाने वाली शल्य पद्धतियों को नसबंदी और स्त्री के लिए काम में लाई जाने वाली शल्य पद्धतियों को नलिकाबंदी कहा जाता है। तो ये वंध्यकरण का अर्थ है स्टूडेंट, समझ लिया। तो जो हमारा तीसरा प्रश्न था इसको भी हमने बता दिया है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। देखिए जाति क्या है, यानी व्हाट इज कास्ट, आपकी जाति क्या है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आपने समाजों में भी गए होंगे तो पूछते हैं कि आपकी भैया कास्ट क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किस जाति के हो, तो ये पूछा जाता है। तो यही समाज शास्त्र में है, क्योंकि समाज शास्त्र आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है। समाज शास्त्र में आपने देखा होगा जो समाज शास्त्र है आपका
समाजशास्त्र सब्जेक्ट किस चीज़ पर आधारित है? आपकी सामाजिक चीज़ों पर ही आधारित है कि समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या गठित हो रहा है, समाज की मूल प्रवृत्तियाँ क्या है, समाज की रीति रिवाज क्या है, इसी के ऊपर ही आपका समाजशास्त्र सब्जेक्ट बेस्ड है। तो जो देखिए जाति क्या है, इसके आंसर देखिए, जात अंग्रेजी के शब्द देखिए क्या है, कास्ट, जैसा कि हमने बताया कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली मूल के शब्द कास्टा से हुई है। पुर्तगाली शब्द कास्टा का अर्थ है विशुद्ध नस्ल, क्या है, विशुद्ध नस्ल। अंग्रेजी शब्द कास्ट का अर्थ एक विस्तृत यहाँ पर देखिए और है, एक विस्तृत स्थानगत व्यवस्था से है, जिसे भारतीय भाषाओं में ब्रैकेट में देखिए प्राचीन संस्कृति भाषा से प्रारंभ करते हुए दो विभिन्न शब्दों वर्ण और जाति को अर्थ में उपयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि प्रश्न पूछा गया कि जाति क्या है, जैसा कि हमने बताया कास्ट से उत्पत्ति है और इसके बारे में आंसर दे दिया है, इतने में देना है। वैसे देखा जाए जाति का जो ये प्रश्न पूछा गया थोड़ा बड़े में पूछा गया है, यही जिसमें आपका जो 50 वर्ड का जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इतने में आंसर आप जाति का दे देंगे। लेकिन जितना पूछा गया भैया, जैसा कि बताया जितना पूछा गया उतना का ही आंसर दीजिएगा आप। पांचवा प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न, समूह की विशेषताएं लिखिए। जो समूह है इसकी आपको विशेषताएं लिखनी है। तो विशेषताएं देखिए किस तरह से लिखनी है। समूह की विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी कुछ इस प्रकार से है। जैसा सबसे पहला क्या है, समूह निर्माण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। समूह जैसे समुदाय समूह और जाति और उसके बाद में सारी चीज़ें जो है अलग है, अलग अलग कैटेगरी में आती है। तो वही इस प्रकार से समूह है, क्या है, समूह निर्माण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरा है समूह का निर्माण, क्या है, समूह का निर्माण करने वाले लोगों के हित एवं रुचियां सामान्य होते हैं। तीसरा है समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। उसके बाद में क्या है, चौथा है, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक समूह के कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार सदस्यों के व्यवहारों को क्या है, नियंत्रित किया जाता है। तो ये इसके बारे में है, जैसे कि समूह की विशेषताएं हैं। 4 विशेषताएं आप लिख देंगे, आपको जो है 3 नंबर एग्जामिनर दे देगा। समझ में आ गया, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आप देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन हम बता रहे हैं और आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से कंप्लीट करा रहे हैं। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। नातेदारी किसे कहते हैं, नातेदारी का आशय क्या है, नातेदारी का अर्थ बताइए। ये सारे जो क्वेश्चन है एक ही है, इसका आंसर आपको एक ही देना है, बस आपको घुमा दिया जाता है, यानी एग्जामिनर के द्वारा आपको घुमा फिरा दिया जाता है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि अलग अलग क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं बता दूँ अथवा लगकर ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित है। रॉबिन फॉक्स के अनुसार, जो रॉबिन फॉक्स हैं इनके अनुसार नातेदारी केवल मात्र क्या है, स्वजन अर्थात वास्तविक ख्यात अथवा कल्पित समकक्षत्व वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। ये जो नातेदारी है, देख सकते हैं, इतने में इसका आंसर देना है नातेदारी को। स्टूडेंट थोड़े वॉइस में हमारी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप लोग इसका स्टूडेंट इसको इग्नोर कीजिएगा। थोड़ी एक प्रकार से खांसी की जो टाइप होती नहीं, उस तरह से हमारी वॉइस इस समय हो रही है। हमने दवाई करा रहा हूँ मैं, जो इसका दवाई है वो मैं कम्प्लीटली करा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी। आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, मुझे जो कुछ भी हो जाए। तैयारी आपकी मैं संपूर्ण रूप से कराऊँगा, पूर्ण रूप से क्या है, पर डे डेली 2 वीडियो जरूर आएगा, एक मॉर्निंग में, एक आपको नाइट में। समझ में आ गया। देखिए 7वां प्रश्न देखिए क्या है, भूमंडलीकरण की कोई एक केंद्रीय विशेषता बताइए। तो भूमंडलीकरण की कोई एक केंद्रीय विशेषता हमें बताना है, तो आंसर देखिए क्या है, भूमंडलीकरण की एक केंद्रीय विशेषता दुनिया के चारों कोनों, क्या है, दुनिया के जो चारों कोनों में बाजारों का विस्तार और एकीकरण का बढ़ाना है। इस एकीकरण का अर्थ है कि दुनिया के किसी एक कोने में किसी बाजार में परिवर्तन होता है तो दूसरे कोने में उसका अनुकूल प्रतिकूल असर हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए क्या है, अगर अमेरिका बाजार में गिरावट आती है तो भारतीय सॉफ्टवेयर के उद्योग में भी गिरावट आएगी। जैसे न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9 से 11 के हमले के बाद देखा गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट की बताया क्या गया यहाँ पर कि भूमंडलीकरण में केंद्रीय विशेषता क्या है, तो भैया इसकी विशेषता यही है। यहाँ पर देखिए क्या है, उदाहरण के रूप में भी दिया गया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए कि देखिए, अगर अमेरिका बाजार में गिरावट आती है तो भारतीय जो सॉफ्टवेयर के उद्योग है इसमें भी गिरावट आएगी। जैसे कि न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
क्या है 9 से 11 के हमले के बाद देखा गया था। ये भूमंडलीकरण की एक केंद्रीय विशेषता है जो कि 7वें नंबर प्रश्न में बताया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ये सारे आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं, हम सारे को कंप्लीट कराएंगे और आपकी तैयारी को मजबूत बना देंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, अन्य पिछड़े वर्ग दलित, जिसको ब्रैकेट में क्या कहते हैं, ये क्या, या अनुसूचित जातियां से भिन्न होते हैं। देखिए, अस्पृश्यता सामाजिक भेदभाव का सर्वाधिक स्पष्ट एवं व्यापक रूप था, किंतु जातियों का एक बहुत बड़ा ऐसा भी था, क्या एक ऐसा भी समूह ऐसा भी था जिन्हें जातियों को नीचा समझा जाता था। यानी अभी भी समझा जाता है, लेकिन क्या है, पिछड़े जो अन्य पिछड़े दलित जाति है या अनुसूचित जाति है, ये भिन्न कैसे है इनके बारे में बताया गया है। उसके बाद में थोड़ा और आंसर है यहाँ पर देखिए। साथ साथ क्या है, यहाँ पर मैं दिखा दूँ थोड़ा और। देखिए, साथ तरह तरह का भेदभाव भी बरता जाता है, परंतु उन्हें अछूत नहीं माना जाता है। ये सेवा करने वाली शिल्पी कारीगर जातियों के लोग थे, क्या जिन्हें जाति सोपान में नीचा स्थान प्राप्त था। भारत के संविधान में इस संभावना को स्वीकार किया गया है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के अलावा और भी कई समूह हो सकते हैं जो सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित है। ऐसे समूहों को जाति पर आधारित होना जरूरी नहीं है, लेकिन वे आमतौर पर किसी जाति के नाम से ही पहचाने जाने जाते हैं। जैसा कि हमने बताया, जाति शब्द का भी हमने परिभाषा दे दिया है। और यहाँ पर जो प्रश्न आपका पूछा गया था कि अन्य पिछड़े वर्ग दलित से भिन्न क्यों होते हैं, अनुसूचित जाति से भिन्न क्यों होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। समझ में आ गया। अगला देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, दिव्यांग से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन मैं बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिव्यांग से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए क्या है, वे व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है असक्षम होते हैं दिव्यांग कहलाते हैं। वे व्यक्ति जो किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण क्या शो दिव्या कहलाता है। सरल शब्द में करने में क्या, सरल जो शब्द है को करने में सक्षम नहीं होता, दिव्यांग कहलाता है। दिव्यांग से आप क्या तात्पर्य, इसका आप समझ सकते हैं, जो कि हाथ से क्या है, हाथ से पीड़ित हो, पैर से, आंख से सुन ना पा रहा हो, तो ये सारे दिव्यांग से रिलेटेड ये आ जाते हैं। समझ में आ गया। तो 9 नंबर भी प्रश्न हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 नंबर, अल्पसंख्यकों की किन्हीं 2 समस्याओं लिखी है। यानी जो अल्पसंख्यक है इनकी किन्हीं 2 समस्याएं लिखनी है। देखिए काफ़ी क्या है, काफ़ी बार जो होता है स्टूडेंट, थोड़ा बड़े में आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, थोड़े में छोटा पड़ेगा, लेकिन आपको क्या है याद रखिएगा, 25 शब्दों में इस शब्द का रिक्वायरमेंट है, लेकिन 50 शब्दों तक आपको नहीं जाना है। क्या 50 शब्दों से नीचे ही रहना है, जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो देखिए, तो हमारा देखिए अल्पसंख्यकी की 2 समस्याएं निम्न प्रकार है, इस प्रकार से कुछ। देखिए सबसे पहला है शिक्षा संबंधी पिछड़ापन। जो शिक्षा संबंधी पिछड़ापन है इसके बारे में देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों में शिक्षा का निम्न स्तर एक प्रमुख समस्या है। इनके साथ पहले परिवेश इत्यादि में भेदभाव किया जाता था। आज सरकार अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान देकर इस समस्या का समाधान कर रही है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा संबंधी किस प्रकार से पिछड़ापन है, इसके बारे में इसका आंसर दिया हुआ है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए इसका एक और समस्या है, दूसरा है असुरक्षा की भावना एवं सांप्रदायिकता। जो असुरक्षा की भावना एवं सांप्रदायिकता है, इसके बारे में देखिए क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों की दूसरी प्रमुख समस्या है। इनमें अगर असुरक्षा की भावना है, वे समझते हैं कि अल्पसंख्यक होने का क्या है, अल्पसंख्यक जो होने का की दूसरे पहर, यानी यहाँ पर होने की दूसरे पहर सुरक्षित नहीं है। क्या किधर यहाँ पर लिखा है किधर होना चाहिए, सांप्रदायिकता बढ़ती है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसके शिकार अल्पसंख्यक ही होंगे। शिकार क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। सोशियोलॉजी में हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, आप सोशियोलॉजी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इसका जो टॉपिक वाला वीडियो, यानी टॉपिक वाला जो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जरूर आप देखिएगा। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों बना दिया है, जिसमें से आपको सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, उसके आंसर को याद कर लेना है। वो बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा देगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 11 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। जो हमारा आधुनिक भारत है, इसके जो सूचना का, यहाँ पर देखिए सूचना का जो अधिकार है, इसके उपलब्धियों की चर्चा करना है। तो सबसे पहला हमारा प्रसिद्ध 2G घोटाला। जो प्रसिद्ध 2G घोटाला, इसमें देखिए क्या है, इस घोटाले के कारण भारत सरकार को क्या है
1,76,645 करोड़। यहाँ पर देखिए भारत सरकार को 1,76,645 करोड़ का नुकसान हुआ था। उल्लेखनीय है कि ये बड़ा घोटाला तब सामने आया जब क्या है, आरटीआई कार्यकर्ता ने अधिनियम का उपयोग कर इसके खिलाफ एक आरटीआई दायर की। तो ये प्रसिद्ध 2G घोटाला था। उसके बाद में देखिए 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में क्या है, एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा दायर कर आरटीआई से पता चला था कि दिल्ली सरकार ने क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दलित समुदाय के कल्याण हेतु रखे। ये सारी चीज़ें जो है आधुनिक भारत में सूचना के अधिकार की उपलब्धियां हैं, जो कि प्रसिद्ध 2G घोटाला और एक 2010 का कॉमनवेल्थ गेम, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें थोड़ा और भी है जो हमारा 2010 में कॉमनवेल्थ गेम है क्या है, हेतु रखे। उसके बाद में देखिए क्या है, रखे गए फंड, यहाँ पर देखिए रखे गए फंड 744 करोड़ निकाले थे। साथ ही आरटीआई से ये भी सामने आया कि निकाले गए पैसों का प्रयोग जिन सुविधाओं पर किया गया हुए सभी मात्र कागजों पर ही थे। समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 2010 का कॉमनवेल्थ गेम और प्रसिद्ध घोटाला जो कि सूचना का अधिकार की उपलब्धियों की चर्चा में ये विषय बना हुआ है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए थोड़ा और मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 12 नंबर। देखिए प्रत्यक्ष प्रेक्षण क्या है। जो प्रत्यक्ष प्रेक्षण है ये क्या है, इसके बारे में इसका आंसर देखिए। प्रत्यक्ष प्रेक्षण शोध प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की एक विधि है। इस विधि के अनुसार सोच प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको सह शिक्षा और बालक बालिका वाले विद्यालयों में कुछ समय या अवलोकन करने में बिताना होगा। वह क्या, वहाँ के छात्र कैसा व्यवहार करते हैं, इस प्रकार पर्याप्त समय तक विभिन्न प्रकार के स्कूलों का अवलोकन करने के बाद आप अपने प्रश्न का उत्तर देने की आशा कर सकेंगे। तो प्रत्यक्ष जो प्रेक्षण है इसी के बारे में इसका आंसर दिया हुआ है। देखिए सारे क्वेश्चन जो है क्या है, अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप किताबी भाषाओं में ही लिखिए, पूरा एज इट इज पूरा करेक्ट लिखिए। आप अपने शब्दों में बनाकर भी लिख दीजिए। आपके शब्दों में कुछ ज़्यादा ही बेटर रहेगा, इसके शब्दों में कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो काफ़ी डिफरेंस होता है एक बुक के हिसाब से, एक अपने हिसाब से लिखने में। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्र राज्य से क्या अभिप्राय है। जो हमारा राष्ट्र राज्य है इसके से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में इसका आंसर देना है। आंसर देखिए, नेशनल स्टेट्स क्या है, नेशनल स्टेट या राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद के उदय से घनिष्ठ रूप से संबंध है। राष्ट्र राज्य एक विशिष्ट प्रकार के राज्य के लिए क्या है, उपयोगी है, जो कि आधुनिक समाज का लक्षण है। सरकार को एक विशेष क्षेत्र जिसको क्या है टेरिटरी में संप्रभुता प्राप्त होती है और इसमें रहने वाले लोग एक राष्ट्र के नागरिक होते हैं। जो कि राष्ट्र राज्य से अभिप्राय के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर इतना आंसर दे देंगे भैया, आपका पूरा करेक्ट बैठ जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सारे क्वेश्चंस को कराएंगे जो आपकी तैयारी को बेटर बनाएगा। और याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट तो कर लीजिए। इस चैनल पर आपको हर एक आर्ट सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर, संस्कृत को छोड़कर और आर्ट यानी ड्राइंग को छोड़कर, ये तीनों सब्जेक्ट छोड़कर और गृह विज्ञान को छोड़कर, ये 4 सब्जेक्ट को छोड़कर और बाकी जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, उसके बाद में क्या है हिंदी एजुकेशन, उसके बाद में हिस्ट्री और इसके बाद में सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। तो ये 7 सब्जेक्ट इस चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। सभी सब्जेक्ट की बस आपको जो हमने सब्जेक्ट बताया वो छोड़कर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिकीकरण के किन्हीं 3 दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। तो देखिए भारत के आधुनिकीकरण के 3 दुष्परिणाम किस तरह। सबसे पहला है आपका औपचारिक संबंधों में वृद्धि। देखिए क्या है, आधुनिकीकरण में फलस्वरूप औपचारिक संबंधों में वृद्धि हो रही है। औपचारिक संबंधों के कारण घनिष्ठ संबंधों का अभाव बढ़ता जा रहा है। अब सामाजिक संबंधों में क्या है, कृत्रिमता अधिक पाई जाती है। जो सामाजिक संबंध है इसमें जो कृत्रिमता है ये अधिक पाई जाती है। दूसरा है पश्चिमीकरण। देखिए पश्चिमीकरण से क्या है हमारा तात्पर्य, आधुनिकीकरण के कारण भारत में पश्चिमीकरण तीव्र गति से हो रही है। भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में क्या है, पश्चिमीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं जो है आधुनिकीकरण के दुष्परिणाम 2 हमने बता दिया। एक और हमने बता देता हूँ। ये देखिए बेरोजगारी में वृद्धि, ये दुष्परिणाम है आधुनिकीकरण का। देखिए आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मशीनीकरण में भी तेजी क्या है,
मशीनीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। मशीनीकरण के कारण श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलने में कठिनाइयां हो रही है, क्योंकि मशीनों के कारण श्रमिकों को कम आवश्यकता होती है। क्या मशीनों के कारण श्रमिकों को, यानी जो मशीन होती है, और आप लोगों ने देखा होगा इस समय जो है एआई आ गई है, जो कि सारा काम जो है, जो क्या है, हम जैसे लोगों को करना चाहिए, जो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो बैठे हैं, उनको छोड़कर अब एआई सारा काम कर देती है। जो मशीनें हैं वो भी सारा काम कर देती है। तो जो मजदूर होते हैं वो भैया वो अपना बेरोजगारी में वृद्धि कर लेते हैं। समझ में आ गया? ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। 21 टोटल प्रश्न है, सारे क्वेश्चंस को हम बताएंगे और समझाते हैं स्टूडेंट, ताकि थोड़ा वीडियो आपको लंबा लग रहा होगा, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाकर बताऊंगा ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। 15 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। पंचायती राज से आपका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। ये सारे इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, घुमा दिया जाएगा। आंसर देखिए, पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद है 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। क्या है? 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। इसका अर्थ गांव के अन्य जमीनी स्तर पर लचीले लोकतंत्र की क्रियाशीलता से है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज का मुख्य आधार व्यवस्था में जन क्या सामान्य की भागीदारी है। ग्राम पंचायतों में संबंधित निर्देशक सिद्धांत एक संशोधन के रूप में, क्या संशोधन के रूप में स्थावन क्या संस्थानम द्वारा संविधान सभा में लाया गया था। 40 साल के बाद 1992 से 73वें संशोधन में ये संवैधानिक विधेयक बन गया। क्या संवैधानिक जो है विधेयक बन गया पंचायती राज से। अब इसका आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से हमने दिया है, और इसको क्या है, वीडियो को थोड़ा रोक कर भी आप इसके आंसर को समझ सकते हैं। देखिए आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब आप समझेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जो होगा, पेपर में देने जाऊँगा नहीं, आपके घर के कोई फैमिली जाएगा, पेपर आप खुद देंगे, क्योंकि आप उसके लिए क्या है नॉमिनेट हुए हैं। समझ में आ गया? आप उसका पेपर आपने 1 साल तैयारी जो की उसी सामने आपको प्रेजेंट करना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रबल जात का कृषि संरचना का क्या संबंध है। जो प्रबल जात है और कृषि संरचना से संबंध क्या है, इसके बारे में बताना है। आंसर देखिए, भारत के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में समानता एक या क्या है, समानता 1 या 2 जातियों के लोग ही क्या है भूस्वामी होते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1 या 2 जातियों के लोग ही भूस्वामी होते हैं। वे संख्या के आधार पर भी क्या है, संख्या के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्री एम.एल. श्रीनिवास ने ही क्या है, एम.एल. श्रीनिवास ने ही ऐसे लोगों को प्रबल जात का नाम दिया। जो प्रत्येक क्षेत्र में प्रबल जात समूह अत्यधिक शक्तिशाली होता है, वो आर्थिक राजनीतिक रूप से क्या है स्थानीय प्रभुत्व बनाए रखता है। उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश के जाट और राजपूत, कर्नाटक के क्या है वोक्का लिगास और लिंगायत, आंध्र प्रदेश के कम्मास और रेड्डी तथा पंजाब के जाट सिख प्रबल क्या है, प्रबल भूस्वामी समूह के उदाहरण है, जो कि प्रबल जात के संरचना में है। देख सकते हैं अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो है उनका समूह है। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। यानी जो ग्रामीण समाज है हमारा, इसकी 4 विशेषताएं के बारे में हमें इसका लिखना है, 4 विशेषताएं हमें बतानी है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, ग्रामीण समाज की यहाँ पर 3 विशेषताएं हमने लेकर आए हो, लेकिन वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 4 विशेषताएं पूछी जाएंगी। 3 समाज यानी अथवा लगकर 3 भी पूछी जाएंगी, तो यहाँ पर मैं 3 ही लेकर आया हूँ। 3 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहला है, ग्रामीण लोग जीवन यापन के लिए प्रकृति पर निर्भर होते हैं। इनके प्रमुख कार्य कृषि आधारित व्यवसाय, पशुपालन, शिकार, मत्स्य यानी मछली पालना, भोजन की व्यवस्था करना आदि होते हैं। भूमि, जंगल, मौसम आदि प्रकृति के अंग होते हैं और वे दशाएं ग्रामीण जीवन को प्रभावित करते हैं। ये समझ में आ गया। दूसरा देखिए क्या है, प्रकृति पर निर्भरता के साथ साथ इनका प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध भी रहता है। ये प्रकृति के निकट रहते हैं। समझ में आ गया। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है ग्रामीण समाज क्या, ग्रामीण जो समाज है आकार में छोटा होता है, ऐसे इसलिए क्योंकि कृषि और पशुपालन आधारित जीवन यापन के लिए प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ताकि सभी का निर्वाह आसानी से हो, यानी सभी जो उनकी फैमिली है, फैमिली अच्छे से गुजर पाए। और जैसे धीरे धीरे जो जनसंख्याएं बढ़ती रहती है, तो उनका क्या, जैसे हमारी फैमिली, अब हमारी फैमिली की भी फैमिली आएगी, तो धीरे धीरे जो प्रक्रियाएं जमीन से रिलेटेड, और उनका जो ग्रामीण समाज है, इनका जो मुख्य कार्य होता है, एक प्रकार से जो भोजन लाते हैं, जो पैसे कमाते हैं, वो कृषि होती है। इनका मुख्य जो व्यवसाय होता है वो कृषि होता है। कृषि से ही अपना घर का क्या है पूरा खर्चा संभालते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा।
18 क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्या है, असंगठित श्रमिकों को कितने वर्गों में बांटा गया है। जो हमारा असंगठित श्रमिक है कितने वर्गों में बांटा गया है, आंसर देखिए, देखिए क्या है, 4 वर्गों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहला है पैसा, क्या है, छोटे और सीमांत किसान, जो छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन, बीड़ी उद्योग, लेबलिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में क्या है कार्यरत भवन और निर्माण में लगे श्रमिक आदि ये है। रोजगार का स्वरूप देखिए, स्वरोजगार संबंध, कृषि श्रमिक, बंधुआ मजदूर, प्रवासी श्रमिक, ठेका और नैमित्तिक श्रमिक, ये आपका आ जाता है। उसके बाद में देखिए क्या है, अति विपदाग्रस्त श्रेणियाँ, सिर पर मैला ढोने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले, पशु गाड़ियाँ चलाने वाले, उसके बाद में माल ढुलाई, क्या है, ढुलाई के काम में लगे श्रमिक। चौथा है सेवा श्रेणियाँ, दाइयाँ, क्या है, दवाइयाँ, घरेलू कामगार, मछुआरे और महिला, नई रेहड़ी पर फल और सब्जियां बेचने वाले, अखबार विक्रेता आदि। ये सभी जो हमारा क्या है असंगठित श्रमिकों के बारे में बताया गया, 4 वर्ग में बांटा गया है। जैसा कि देख सकते हैं चारों वर्गों के बारे में हमने बता दिया है। वीडियो को आप रोक करके भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, उदारीकरण के किन्हीं 3 सामाजिक, जो हमारा उदारीकरण है मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए, उदारीकरण के किन्हीं 3 सामाजिक आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो उदारीकरण के 3 सामाजिक आर्थिक प्रभाव है निम्नलिखित प्रकार से, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला देखिए, उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में खुलापन आया तथा आज भारत आर्थिक संकट से उभरकर विश्व अर्थव्यवस्था की विभिन्न मंचों पर क्या है सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर चुका है। ये हमारा उदारीकरण का फर्स्ट एक प्रकार से प्रभाव हो गया। दूसरा देखिए क्या है, उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीयों में बचत की प्रवृत्ति का विकास हुआ, बचत की जो प्रवृत्तियां हैं इसका विकास हुआ। उसके बाद देखिए क्या है, उदारीकरण के कारण परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो रहे हैं, इनकी अनेक लोगों से क्या समझ रोजी रोटी समस्या खड़ी हो गई है। तो ये एक प्रकार से क्या है उदारीकरण के 3 सामाजिक आर्थिक प्रभावों के बारे में हमने बताया, जैसा कि आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। और स्टूडेंट अब मैं बात कर लेता हूँ कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। देखिए पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्या है, डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की आईडी दे दिया है। बोर्ड से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर आइए, और पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आपको टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करना होगा। तो ज्वाइन कर लीजिए जाकर, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देते हैं। समझ में आ गया। देखिए अगला देखिए क्या है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक समय में क्या है, आधुनिक समय में संचार के लोकप्रिय साधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो आधुनिक समय में संचार के जो लोकप्रिय साधन है इन पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, आधुनिक समय में रेडियो, टीवी, फोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट संचार के लोकप्रिय साधन है। यद्यपि टीवी आज भी काफ़ी लोकप्रिय माध्यम है, लेकिन मोबाइल फ़ोन युवाओं की पसंद है। यानी हम जैसे लोगों की क्या है पसंद है, आप लोगों की भी पसंद होगी मोबाइल। किन किन को मोबाइल चलाना, और काफ़ी स्टूडेंट जो वो पर डे क्या है 2 से 3 घंटे रील चलाने में वेस्ट कर देते हैं। तो युवाओं की पहली पसंद है। प्रिंट मीडिया भी संचार का लोकप्रिय साधन है, परंतु अब वो पहले जैसा क्या है सशक्त नहीं रहा। यानी पहले जैसे क्या है, जैसे पहले अखबार पढ़ाया जाता था, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन जो अब मोबाइल आ गया, मोबाइल एक प्रकार से हम जैसे लोगों के साथ जुड़ा हो गया, एक प्रकार से वो हमारा एक प्रकार से फैमिली हमारा दोस्त हो चुका है कि वो नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो सब समझ रहे होंगे आपने ये क्वेश्चन का आंसर, ये आप इसका आंसर आप बनाकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 21 नंबर प्रश्न, और हमारा आखिरी प्रश्न भी है इस वीडियो का। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, एटक क्या है। बहुत ही ज्यादा चुनिंदा प्रश्न है ये आपका, 21 नंबर क्वेश्चन है, वीवीआई भी कह सकते हैं इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटक क्या है। देखिए एटक का अर्थ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखिए ATITC है। सन 1920 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई। एटक वृहद आधारों पर विभिन्न विचारधाराओं वाला संगठन था। साम्यवादी लोग इसकी मुख्य विचारधारा वाली समूह में भी थी, क्या है विचारधारा वाली समूह में भी थे, जिनकी अगुवाई SA डोंगे और MN राय ने को MN राय को, नरम दल की अगुवाई M जोशी और VV गिरी ने की, तथा राष्ट्रवादियों में लाला लाजपत राय और 227 जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग शामिल थे। एटक की स्थापना
यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एटक की स्थापना औपनिवेशिक सरकार को मजदूरों के प्रति व्यवहार में अधिक सतर्क कर रहा था। तो स्टूडेंट देख सकते हैं हमने जो है पूरा हमने क्वेश्चंस को बता दिया है, जो कि 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, पीडीएफ कैसे मिलेगा ये भी हमने बता दिया है। सारी चीज़ें बता दिया है जो इस तैयारी के लेकर, जो आपकी खासकर 7 मार्च को जो आपका समाज शास्त्र का पेपर होने वाला है उसकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।